नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है कटारी फार्मेसी के एक और शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आखिरकार होती क्या है। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एरर्स क्या होते हैं और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आखिरकार होती क्या है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इम्प्योरिटीज क्या होती है। यानी कि इम्प्योरिटीज जैसे बोलते हो, आपने सुना होगा टीचर्स वगैरह को बोलते हुए या साइंटिस्ट को बोलते हुए कि इम्प्योरिटीज आ गई ड्रग के अंदर, जिसकी वजह से ड्रग की पोटेंशियल खराब हो गई, ये ड्रग की स्टेबिलिटी या सोल्युबिलिटी पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो आज बात करने वाले हैं कि अब इम्प्योरिटीज आखिरकार होती क्या है। तो बच्चों, आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि इम्प्योरिटीज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या होती है और ये किन-किन वजह से आती है और इनसे होने वाले नुकसान क्या-क्या होने वाले हैं। तो बच्चों, बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कि हम इम्प्योरिटीज क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि इम्प्योरिटीज को बोलते किनको है। बात करें, an impurity is a component present in a drug substance or drug product that is not intended active drug or excipient। बच्चों, सिंपल भाषा में बात करें, एनीथिंग एक्स्ट्रा इन मेडिसिन व्हिच वुड नॉट बी देयर इज कॉल्ड एन इम्प्योरिटी। यानी कि ड्रग के अंदर ऐसी चीज जो कि ड्रग के अंदर होनी ही नहीं चाहिए, अगर वो है, वही इम्प्योरिटी कहलाएगी। बात करें बच्चों अशुद्धि, इम्प्योरिटी, यानी कि इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं अशुद्धि। वह कोई भी पदार्थ जो दवा में होना ही नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मिल गया, यानी कि फिर भी मिल जाता है, उसी को हम इम्प्योरिटी कहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इम्प्योरिटीज किनको बोलते हैं, इम्प्योरिटीज की कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है। ये बात करें बच्चों, इम्प्योरिटीज में क्या-क्या आ सकता है, यानी कि इम्प्योरिटीज में क्या-क्या हो सकता है। बात करें स्टार्टिंग मटेरियल के रेसिड्यूज, जैसे मान लीजिए कि जो स्टार्टिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट प्रोडक्ट में आ जाना, वो भी इम्प्योरिटी कहला जाएगा। और बाय प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट बनना जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी, वो भी इम्प्योरिटीज हो सकता है। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट टूट जाना, यानी कि टूट के और अदर रिएक्शंस होना, वो भी हमारी इम्प्योरिटीज की कैटेगरी में ही आएगा। और बात करें रेसिडुअल सॉल्वेंट्स, यानी कि जो स्टार्टिंग में मान लीजिए हम कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल के, जैसे रॉ मटेरियल के साथ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, और बाद में प्रोडक्ट के साथ कुछ मात्रा में वो सॉल्वेंट प्रेजेंट रह गया, यानी कि कंप्लीट इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो वो भी इम्प्योरिटीज की कैटेगरी में आएगा। और बात करें हैवी मेटल्स जैसे कि लीड वगैरह, जो कि बाहरी नेचर के द्वारा आ जाती है या कंटेनर्स के द्वारा, जिस कंटेनर में हम यूज करते हैं, जो ब्यूरेट वगैरह बनाने के दौरान यूज किए जाते हैं जो इक्विपमेंट्स, उनसे आने वाले हेवी मेटल्स भी इम्प्योरिटीज की कैटेगरी में आते हैं। माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह भी अगर प्रोडक्ट के लगते हैं या प्रोडक्ट के साथ फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि कैटेलिस्ट के द्वारा कुछ इम्प्योरिटीज आ जाना, और जो बाहर जैसे मॉइस्चर वगैरह हो गया, टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ होना, वो भी इम्प्योरिटीज की कैटेगरी में आता है। और पैकेजिंग से निकलने वाले केमिकल्स भी इम्प्योरिटीज हो सकती है। आगे बात करते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी कि इम्प्योरिटीज को किन किन में क्लासिफाई किया गया है, कैसी कैसी इम्प्योरिटीज हो सकती है, उनकी बात करते हैं। इम्प्योरिटीज बाय ओरिजिन, बच्चों ओरिजिन का मतलब हो रहा है कि स्टार्टिंग से होने वाली इम्प्योरिटीज, रॉ मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल इम्प्योरिटीज जिन्हें हम कहते हैं। पहली क्लासिफिकेशन है इम्प्योरिटीज ओनली प्रेजेंट इन सप्लाइड रॉ मटेरियल, यानी कि जो सप्लाइड स्टार्टिंग वाला रॉ मटेरियल है वही अगर इम्प्योर है तो ड्रग ऑब्वियसली इम्प्योर होने वाला है। एग्जाम्पल की बात करें, इम्प्योर एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जैसे कि मान लीजिए जो मेन ड्रग ही अगर इम्प्योर है तो ऑब्वियसली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो इम्प्योर ही होगा। लो क्वालिटी एक्सिपेंट, यानी कि एक्सिपेंट वो होते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए कि कोई हम ड्रग बना रहे हैं, उसके अंदर जो मेन ड्रग होता है उसको बोलते हैं एपीआई, जैसे कि मान लीजिए पैरासिटामोल हो गया, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और उसके साथ जो एक्सिपेंट, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज करते हैं इसकी फॉर्मेशन के लिए, जैसे लुब्रिकेंट्स वगैरह हो गए, उनको बोलते हैं हम एक्सिपेंट्स। तो बच्चों, अगर लो क्वालिटी का एक्सिपेंट हम यूज करेंगे तो भी इम्प्योरिटीज तो होने वाली है, यानी कि सिंपल सिंपल बात करें, रॉ मटेरियल बढ़िया क्वालिटी वाला होगा तभी ड्रग हमारी बढ़िया क्वालिटी की बन सकती है। अगर स्टार्टिंग मटेरियल हमारा लो क्वालिटी का रहा तो हमारी जो प्रोडक्ट बनेगा वो लो क्वालिटी का ही बनेगा ऑब्वियसली, और उसके अंदर इम्प्योरिटी कंफर्म आएगी। आगे बात करते हैं, कौन सी दूसरी इम्प्योरिटी है हमारी, सिंथेसिस इम्प्योरिटी। सिंथेसिस मतलब हो रहा है कि प्रोसेस के दौरान बनने वाली इम्प्योरिटीज। जैसे बात करें अनवांटेड साइड रिएक्शन, जैसे कि मान लीजिए हमें एक प्रोडक्ट चाहिए था और एक रिएक्शन हो गया, एक प्रोडक्ट और बन गया, उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस इम्प्योरिटीज। और अनरिएक्टेड मटेरियल, जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया था कि सॉल्वेंट रह गया एंड तक वो रिएक्ट नहीं हुआ,
तो वो भी सिंथेसिस इम्प्योरिटीज में आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रिएक्शन है उसके अंदर ए रिएक्टर बी प्रोडक्ट बन रहा है, ए से बी बन रहा है और बी के साथ सी भी बन गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट भी बन गया, वो भी इम्प्योरिटीज ही कहलाएगा। यानी कि जिस प्रोडक्ट की हमें नीड नहीं थी वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है तो वो इम्प्योरिटीज की कैटेगरी में ही आएगा, चाहे वो कैसा ही प्रोडक्ट हो बच्चों। अब बात करते हैं तीसरी क्लासिफिकेशन जो कि है डिग्रेडेशन इम्प्योरिटीज। डिग्रेडेशन मैंने बताया था टूटने से। इम्प्योरिटीज फॉर्म ड्यू टू केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग। दवा टूटने से बनने वाली अशुद्धियों को हम कहते हैं डिग्रेडेशन इम्प्योरिटीज, जो कि इनके कुछ अलग-अलग मैकेनिज्म होते हैं जिनसे वो टूटती है। फॉर एग्जांपल पहला होता है हाइड्रोलाइसिस, यानी कि पानी के द्वारा कैसे डिग्रेड होती है। जैसे कि एस्पाइरिन डिग्रेड हो जाता है सैलिसिलिक एसिड में। और बात करें ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन से टूटने वाली, यानी कि ऑक्सीजन में जैसे बोलते हैं कई दवाएं होती है जिनको बोलते हैं कि ऑक्सीजन से दूर रखें, यानी कि ऑटोमेटिकली हम अगर ऑक्सीजन से दूर रखने के लिए नहीं बोल रहा बच्चों में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिनके अंदर होती है जिनको हम बोलते हैं कि खुली एयर में नहीं रखते ताकि ऑक्सीडेशन हो जाए रिएक्शन और वो खराब हो जाए। तो सल्फर ड्रग्स ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द सल्फर ड्रग्स होते हैं जो कि सल्फॉक्साइड फॉर्म कर लेते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं, यानी कि इम्प्योर हो जाते हैं। और फोटोलाइसिस जिनमें लाइट से ड्रग खराब होता है, जैसे बोलते हैं कि कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस, यानी कि सनलाइट से भी खराब हो सकते हैं वो ड्रग्स। और फिर आते हैं हमारे थर्मल डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन थर्मल डिग्रेडेशन बच्चों वो ड्रग होते हैं जिनके अंदर हीट से खराब होने वाले, जैसे मान लीजिए कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनको हम बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर में मत रखो, इन्हें कोल्ड टेम्परेचर में रखो, यानी कि फ्रिज वगैरह में रखो या फिर जहाँ पे मॉइस्चर वगैरह ना हो या वहाँ पे हीट वगैरह इंक्रीज ना हो। जैसे कूल एंड ड्राई प्लेस होती है, जैसे घर का कोई कोना हो गया वहां पे रखो। तो अगली बात करते हैं रेशिमाइजेशन, ऑप्टिकल प्योरिटी लॉस। रेशिमाइजेशन का मतलब ये होता है बच्चों की ऑप्टिकली जो प्योर होते हैं यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं वो धीरे धीरे रख, अगर जैसे मान लीजिए ज्यादा समय तक कुछ मेडिसिन को हम रख लेते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग होते हैं वो डायरेक्टली धीरे धीरे ऑप्टिकली इनएक्टिव होने लगते हैं, जिससे उनकी स्टेबिलिटी और उनकी जो पोटेंशियल होती है काम करने की वो कम हो जाती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये बात करते हैं बच्चों हम, अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है वो आता है प्रोसेस ऑफ कंटेमिनेंट्स, यानी कि कंटेमिनेंट्स के द्वारा प्रोसेस में कैसे इंप्योरिटीज बढ़ती है। फॉर एग्जांपल क्लीनिंग एजेंट्स जो होते हैं, मान लीजिए हमारे जो डिटर्जेंट वगैरह से हम मशीनरी को साफ करते हैं तो उसमें कुछ अवशेष रह जाते हैं और वो आगे ड्रग की फॉर्मुलेशन में आगे बढ़ जाते हैं, इस वजह से भी इंप्योरिटीज फैल जाती है। या लुब्रिकेंट्स की वजह से या फिर डस्ट पार्टिकल की वजह से भी इम्प्योरिटीज बढ़ सकती है, यानी कि डस्ट के थ्रू कुछ भी मेटल पार्टिकल्स वगैरह आ सकते हैं, तो वो सारे होते हैं प्रोसेस कॉन्टेमिनेंट्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है जिससे हम ड्रग फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई तो कंटेमिनेशन होना तय है, यानी कि उसकी इम्प्योरिटीज बढ़ना तय है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। जो हमारा अगली क्लासिफिकेशन है वो है रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। रेसिडुअल सॉल्वेंट्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंट्स स्टार्टिंग में रह गया, एंड प्रोडक्ट के साथ भी वैसा का वैसा ही है, यानी कि यूज नहीं हुआ कुछ पार्ट बच गया तो वो भी इम्प्योरिटीज की कैटेगरी में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग में यूज हुआ सॉल्वेंट पूरी तरह रिमूव नहीं हुआ। आई होप बच्चों आप समझ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल्स मेथनॉल एंड डाइक्लोरोमेथेन, तो बच्चों ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो कि रह जाते हैं कई कई बार प्रोसेस में ड्रग फॉर्मुलेशन की। आई होप बच्चों आप समझ रहे होंगे इम्प्योरिटीज क्या होती है और किस प्रकार से किन किन पार्ट्स में डिवाइड है, किन किन कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है इम्प्योरिटीज को। तो बच्चों आगे बात करते हैं, अगली जो हमारी है एलिमेंटल और मेटल इम्प्योरिटीज। नाम से पता चल रहा है मेटल इम्प्योरिटीज यानी कि धातु, जैसे हम धातु कहते हैं, जो फॉर एग्जांपल पीबी लीड या निकेल वगैरह हो गई या फिर आयरन वगैरह कुछ अवशेष जो कि हमें आप बोल सकते हैं कि जैसे डस्ट के द्वारा भी आ सकते हैं वो। मेटल ट्रेसेस फ्रॉम कैटलिस्ट इक्विपमेंट्स और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का हो गया मतलब डस्ट से आ सकते हैं या फिर एयर से आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया आपका एरिया या कुछ भी, जैसे मान लीजिए जहाँ पे फॉर्मुलेशन कर रहे हो आप ड्रग वगैरह बना रहे हो वहाँ पे अच्छे से सफाई नहीं है या फिर वहां से एयर पास हो रही है, हवा आ रही है, हवा के जरिए मेटल पार्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं और इम्प्योरिटी पैदा कर रहे हैं। या फिर जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स है जिनकी एक्सपायरी हो चुकी है जो यूज लायक नहीं है, आप उनका यूज कर रहे हो तो वो भी इम्प्योरिटीज को बढ़ा सकते हैं। तो वो सारी आती है एलिमेंटल और मेटल इम्प्योरिटीज में। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। धातु की अशुद्धियां, तो बच्चों अगली बात करते हैं माइक्रोबियल इम्प्योरिटीज।
नाम से पता चलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाली इम्प्यूरिटीज, यानी कि ड्रग कैसे खराब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल कौन-कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि खराब कर देते हैं, यानी कि माइक्रोबियल इम्प्यूरिटीज में कौन से आते हैं। पहला हो गया हमारा बैक्टीरिया, फंगाई और एंडोटॉक्सिन्स। तो एंडोटॉक्सिन्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि मरने के बाद भी इम्प्यूरिटी फैलाते हैं, यानी कि एक तो बैक्टीरिया जिंदा है ड्रग के अंदर, तब तो इम्प्यूरिटी फैलाएगा ही। अगर मान लीजिए कि वो मर गया, यानी कि डेड बैक्टीरिया या डेड वायरल इन्फेक्शंस, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर डेड प्रेजेंट है किसी ड्रग के अंदर तो और भी ज्यादा डेंजरस होगा हेल्थ के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन कंटेमिनेटेड, अगर मान लीजिए कि सिरिंज यूज लेते हैं, जो इंजेक्शन यूज लेते हैं, अगर वो कंटेमिनेटेड है यानी कि इम्प्योर है, और अगर इसे हम पेशेंट के लगा देते हैं तो बच्चों उससे क्या होता है कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है या पेशेंट के फीवर या शॉक वगैरह भी आ सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसी वजह से हम इंजेक्शंस को एक बार यूज लेते हैं, या तो दोबारा स्टेरलाइज करते हैं अच्छे से, या फिर उसे रीयूज नहीं करते। आगे बात करते हैं बच्चों, एक्सट्रैक्टेबल एंड लीचेबल्स कौन से होती है। पैकेजिंग से निकलकर दवा में मिल जाने वाले केमिकल्स, यानी कि बच्चों पैकेजिंग ऐसी, जैसे मान लीजिए पैकेजिंग करते हैं, ऐसा होता है कई कई ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको एयर टाइट पैक करना होता है, कई को एयर टाइट पैक नहीं करना होता। जैसे मान लीजिए कि हम जिसकी पैकिंग जैसे करनी है वैसे नहीं करते, तो जो वो पैकेजिंग होती है उससे जो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो उस ड्रग के अंदर एंटर हो जाते हैं, या कुछ पार्ट उसका एंटर हो जाता है, इस वजह से वो खराब हो जाता है, यानी कि ड्रग इम्प्योर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ड्रग को हीट के अंदर रख रहे हो, या मान लीजिए जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर, वहां पे उस ड्रग को पैकेजिंग है उसको वहां पे रख रहे हो, जहाँ पे उसको रखने की जगह एक वार्निंग दी गई है कि स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस, लेकिन आप रख रहे हो हीट वाली जगह जहाँ पे टेम्परेचर 50 से ज्यादा है, तो ऐसा होगा कि वो इम्प्योर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सेप्टेबल एंड लीचेबल इम्प्योरिटी आ जाती है, यानी कि जो मटेरियल हम यूज ले रहे हैं उस ड्रग को पैक रखने के लिए या स्टोर रखने के लिए, उसकी कुछ मात्रा उसके अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिसाइजर्स एंड रबर स्टॉपर केमिकल्स भी इसके अंदर आते हैं, जो मेनली होते हैं एक्सट्रैक्टेबल एंड लीचेबल इम्प्योरिटीज। बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन बाय केमिकल नेचर। तो बच्चों इम्प्योरिटीज को केमिकल नेचर के द्वारा भी क्लासिफाई किया गया है। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स या क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटीज बाय केमिकल नेचर, यानी कि इम्प्योरिटीज को क्लासिफाई करो उनके केमिकल नेचर के द्वारा। तो बच्चों पहली है हमारी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। मेनली ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज किन से फैल सकती है बच्चों, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, यानी टूटने वाले प्रोडक्ट से। मान लीजिए प्रोडक्ट टूट जाता है और अलग अलग रिएक्शन कर लेता है, तो वो आती है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में। और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आते हैं सोल्ट्स एंड क्लोराइड से फैलने वाली इम्प्योरिटीज। और एलिमेंटल इम्प्योरिटीज में आती है हेवी मेटल, यानी कि मेटल्स के द्वारा होने वाली इम्प्योरिटीज। और वोलेटाइल में हो गई सोलवेंट की वजह से होने वाली। मान लीजिए कि वोलेटाइल का मतलब हो गया कि उड़ना, एक तरीके से जो सोलवेंट है हमारा अच्छे से मिलता नहीं है, रिमूव नहीं होता और आखिरी प्रोडक्ट के साथ रहता है, तो वो आती है वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। और अगली आती है हमारी बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी, जिनके अंदर माइक्रोब्स और एंडोटॉक्सिन्स की वजह से होती है। बच्चों इसको याद रखने के लिए काफी आसान मैंने बनाया आपके लिए। OIEVB, ऑर्गेनिक हो गई पहली, दूसरी हो गई इनऑर्गेनिक, तीसरी एलिमेंटल और चौथी हो गई वोलेटाइल, फिर आ गई बायोलॉजिकल। इसको याद करने के लिए एक शॉर्टेस्ट लाइन मैंने बनाई है, ऑर्गेनिक इज एक्सट्रीमली वेरी बैड। तो बच्चों ऑर्गेनिक इज एक्सट्रीमली वेरी बैड है। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो काफी आसान है और काफी मजेदार केमिस्ट्री है, यानी काफी मजेदार सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो लाइन है वो याद रहेगी आपको, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड है। इस वजह से बच्चों ऑर्गेनिक इज एक्सट्रीमली वेरी बैड तो नहीं है, वेरी नाइस है। लेकिन याद रखने के लिए ऑर्गेनिक इज एक्सट्रीमली वेरी बैड। ऑर्गेनिक हो गया, आई से हो गया इनऑर्गेनिक, ई से हो गया एलिमेंटल, वी से हो गया वोलेटाइल, बी से हो गया बायोलॉजिकल। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हाउ इम्प्यूरिटीज अराइजेस, यानी कि इम्प्यूरिटीज बढ़ती कैसी है, यानी कि किन किन जरियों से बढ़ सकती है इम्प्यूरिटीज। पहला आता है रॉ मटेरियल से। अगर बच्चों रॉ मटेरियल इम्प्योर फीड स्टॉक, फीड स्टॉक का मतलब हो गया है जो स्टार्टिंग वाला रॉ मटेरियल होता है उसी को बोलते हैं हम फीड स्टॉक। मान लीजिए जो हमारे स्टार्टिंग में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं अगर वही इम्प्योर होगा तो इम्प्योरिटीज तो फैलना तय है। दूसरी आती है सिंथेसिस से, यानी कि जो प्रोसेस आता है उसे बनाने का, उसमें यानी कि उसमें कैसे कैसे फैल सकती है। इनकम्प्लीट रिएक्शन हो गई, या साइड रिएक्शन दूसरी रिएक्शन हो रही है, या कैटलिस्ट लीचिंग की वजह से भी हो सकती है। तीसरी बात करें प्रोसेसिंग की वजह से,
यानी कि प्रोसेसिंग में पुअर प्यूरिफिकेशन हो गया या क्रॉस कंटेमिनेशन हो गया। जैसे मान लीजिए कि प्रोसेस के द्वारा हम इक्विपमेंट्स को साफ नहीं कर रहे, या एक बार प्रोसेस किया, एक ड्रग बनाया, उसमें कुछ अवशेष रह गए और दूसरा भी उसमें यूज कर लिया, यानी कि वो उसके अंदर मिल जाता है और क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाता है। तीसरी बात करें स्टोरेज से, पहला हो सकता है रॉ मटेरियल, दूसरा जो सिंथेसिस कर रहे हैं, और तीसरा जो प्रोसेस हो रहा है प्रोसेस से, और चौथी बात करें हम, चौथी हो सकती है हमें जिस ड्रग को जिस चीज में हम स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज की वजह से। स्टोरेज की वजह से मान लीजिए कि मॉइस्चर हो गया, ऑक्सीजन हो गई, या लाइट की वजह से भी इम्प्योरिटीज बढ़ सकती है। आगे बात करते हैं बच्चों, इफेक्ट क्या होते हैं इम्प्योरिटीज के, यानी इम्प्योरिटीज से हो क्या सकता है ड्रग के अंदर। इफेक्ट ऑन ड्रग प्रोडक्ट, यानी कि ड्रग के अंदर क्या-क्या इफेक्ट हो सकते हैं इम्प्यूरिटीज की वजह से। फॉर एग्जांपल बच्चों, रिड्यूस्ड पोटेंसी, यानी कि उसकी क्षमता कम कर देता है, इफेक्ट करने की उसकी एबिलिटी को कम कर देता है। चेंज सोल्युबिलिटी, उसकी घुलनशीलता को भी चेंज कर देता है। और बात रिड्यूस्ड शेल्फ लाइफ, यानी कि उसकी एक्सपायरी को भी कम कर देता है। बच्चों बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ कोई दवा है, उसमें लिखा हुआ है कि स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस, उसकी एक्सपायरी है 2 साल की। मान लीजिए आप उसे हीट वाली जगह रख रहे हो, उसकी एक्सपायरी घट के 1 साल या आधे साल हो जाएगी। और इम्प्यूरिटीज से क्या होता है बच्चों, कलर भी चेंज हो जाता है दवाई का, और ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी कि स्मेल भी बैड आने लगती है, जो स्मेल नॉर्मल होती है उससे चेंज हो जाती है। और एनालिटिकल इंटरफेरेंस भी हो सकता है, और हो सकते हैं बच्चों मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स भी आ सकती है ड्रग को इम्प्यूरिटी होने की वजह से। तो बच्चों आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो हमारे कमेंट कर सकते हो और आप पूछ सकते हो। कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो 9 बजे से 7 बजे के बीच में। तो बच्चों अगर आपने अभी तक कटारिया फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आई होप बच्चों यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कटारिया फार्मेसी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।